Hello friends, welcome to my channel and I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is matrix representation. What is matrix representation? First of all, we will learn what is मैट्रिक्स. हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या होती है. मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. कोई भी अरेंजमेंट है जिसमें आपने उसको नंबर्स को या फंक्शंस को रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर रखा है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे आप देखिए एक एग्जांपल मैं लिख रही हूं. ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है. अगर मैं इसमें 1 को हटा दूं तो क्या ये अभी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? नो. अब इसकी शेप रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि इसकी शेप इस तरह से है. ये शेप है तो हम इसको मैट्रिक्स नहीं कहेंगे. मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा और इन नंबर्स की शेप रेक्टेंगुलर होगी. तो क्या इस तरह से हमने लिखा जैसे 0 0 2 1, क्या ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो है वो मैट्रिक्स कहलाएगा? क्योंकि इसमें जो शेप है वो रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि स्क्वायर है. तो नाउ माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कि क्या ये मैट्रिक्स है? ऑफ कोर्स यस. क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल. जब स्क्वायर एक रेक्टेंगल का टाइप है तो ये भी क्या है? एक रेक्टेंगल है. तो इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं. अब अगर मैं इसमें 0 की जगह साइन x या i और इधर मैं लिख दूं 2a और यहाँ 3, तो क्या ये एक मैट्रिक्स है? यस. क्योंकि इसमें भी हमने अरेंजमेंट किया है नंबर्स का या फंक्शंस का. तो इसीलिए मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. और मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें कुछ रोज होती हैं जिनके नंबर को हम m से डिनोट करते हैं, कुछ कॉलम होते हैं जिन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और m बाई n कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसमें आप ध्यान देंगे जैसे इसमें 2 रोज हैं, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड. सिमिलरली इसमें भी 2 रोज है तो इन दोनों में m की वैल्यू 2 है. लेकिन अगर मैं एक ये वाला मैट्रिक्स लेती तो इसमें रोज का नंबर कितना है? 2. ये 1 और ये 2. तो इसीलिए इसमें m का नंबर अगेन 2 है. लेकिन मैंने यहाँ 3 1 1 भी लिख दिया तो अब इसमें कितना नंबर हो जाएगा? m इज इक्वल टू 3 होगा. लेकिन n की वैल्यू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये देखो इसमें 1 2 मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स, जो वर्टिकल लाइन्स है उनको हम कॉलम बोलते हैं. तो ये हो जाएगा इसमें n इज इक्वल टू 2 और दूसरे मैट्रिक्स में भी n इज इक्वल टू 2 क्योंकि इसमें भी 2 कॉलम है लेकिन इसमें 3 कॉलम है तो इसके लिए n की वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 3. तो ये था नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. लेकिन इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम m बाई n से डिनोट करते हैं. इसको m मल्टीप्लाई n नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं? m इंटू n नहीं कहते, हम इसको m बाई n कहते हैं. जो m है वो आपको बताता है नंबर ऑफ रोज और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2 मीन्स m बाई n मीन्स 2 बाई 2. और इसका क्या होगा? 2 बाई 2. लेकिन इसका क्या होगा? 3 रोज है और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाई 3. तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में रोज एंड ऑर्डर्स. तो अब आप मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ कि मैंने इस तरह से नंबर्स को लिखा 0 1 2, तो क्या ये एक मैट्रिक्स है? यस,
बिकॉज इसमें भी आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप है, और रेक्टेंगुलर शेप है तो ये मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, बिकॉज m इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1/3, मीन्स इसका ऑर्डर है 1/3। m/3 क्या है इसका 1/3, तो ये एक मैट्रिक्स कहलाती है। अब आता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए आप देखो, जैसे आपको ये लिखा हुआ मिला a इज इक्वल टू दिस, और यहां आपको लिखा a और ये i j और नीचे लिख दिया m/n। तो इससे क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें ए जो एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कहाँ है, आई रो के अंदर और जे कॉलम में, और टोटल उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है m, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, i और j की जगह मैंने लिख दिया 2 और इसकी जगह लिख दिया 1, तो a 2 1, और m और 3 की जो वैल्यू है मैंने दोनों को 3 मान लिया। इट मीन्स ये एक ऐसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपका एक मैट्रिक्स बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया ABC 0 1 2 2 1 2। तो ये 3 रोज एंड 3 कॉलम मीन्स 3/3 की एक मैट्रिक्स है, जिसमें A एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कौन से उसमें है, सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इट मीन्स ये इसका है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, और मैट्रिक्स में ये जितने भी नंबर लिखे जाते हैं इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब इंट्रोडक्शन जो पार्ट है इसका समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स एंड व्हाट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए। सिमेट्री एलिमेंट्स में हम आइडेंटिटी, ऑल प्लेन्स, इन्वर्जन, प्रॉपर एक्सिस एंड इम्प्रॉपर एक्सिस के लिए मैट्रिक्स को नोट डाउन करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर सिग्मा एक्स जेड प्लेन। सिग्मा एक्स जेड प्लेन में ध्यान दो कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। तो एक्स जेड प्लेन बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा। तो अब वाई डायरेक्शन कहाँ थी, इसके परपेंडिकुलर मीन्स आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। जब आप इसमें रिफ्लेक्शन का ऑर्डर देंगे तो ये वाई डायरेक्शन बैक साइड ऑफ द प्लेन इस तरह से आ जाएगी, मीन्स -y से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स जेड प्लेन के लिए क्या होने वाला है, मैट्रिक्स 1 0 0, क्योंकि x विल रिमेन सेम और y चेंज हो गया तो y के लिए हो जाएगा 0 -1 0, और z अगेन आपका सिमिलर पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे होने से 0 0 1। तो ये आपका करेक्टर टेबल हो गया सिग्मा एक्स जेड प्लेन के लिए। और अगर आप इसमें ध्यान देना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म को हम इसकी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 -1 और 1 1 -1 और ये 1। ये x के लिए है, ये y के लिए और ये z के लिए। और अगर आपको इसका करेक्टर फाइंड आउट करना है काई, तो काई सिग्मा एक्स जेड विल बी इक्वल टू 1 + 1 2 -1, तो ये हो जाएगा +1। नेक्स्ट, अगर हमें सिग्मा वाई जेड के लिए करेक्टर टेबल लिखनी है तो वो कैसे लिखी जाएगी, सिग्मा वाई जेड के लिए इट विल बी लाइक दैट कि ये वाई जेड प्लेन कहाँ है, आप पहले इमेजिन करो ये वाई और ये जेड। तो y बाहर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ प्लेन आ रहा है, और z ऊपर, तो ये इस तरह से y और z डायरेक्शन में प्लेन है। अब x एक्सिस इस साइड है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो जब आप इसमें रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन देंगे तो ये बैक साइड पे इसके आ जाएगा प्लेन के, तो इसमें x की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो हम इसको लिखेंगे -1 0 0, और x
उसके बाद y और z की डायरेक्शन सेम मिलने वाली है आपको, तो हम इसको लिखेंगे 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये कैरेक्टर टेबल है YZ के लिए, और इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगी -1 1 1। और इसका कैरेक्टर आप अगेन देख सकते हैं, डायगोनल का सम क्या होने वाला है +1, तो इसका कैरेक्टर भी +1 ही होता है। सिग्मा XY प्लेन कहाँ होता है, x डायरेक्शन इधर की तरफ थी और y डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, तो ये इस तरह से होगा प्लेन x और y डायरेक्शन में, और z इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होने वाली है। अब जब आप इसमें रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन देंगे तो ये नीचे की तरफ मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका कैरेक्टर टेबल इस तरह से बनने वाला है 0 0 1 0 मीन्स x अपनी जगह रहेगा, और ये 0 1 0 y भी अपनी जगह रहेगा, लेकिन z की डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 0 -1। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी 1 1 -1, और कैरेक्टर इसका कितने आने वाला है, 1 + 1 -1 मीन्स +1। तो आप ध्यान दो, हमेशा किसी भी प्लेन का अगर आप कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स से, तो वो आपको हमेशा +1 ही मिलने वाला है। और किसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जो इस प्लेन में नहीं है। जैसे XY है तो Z की डायरेक्शन चेंज होगी, YZ है तो X की डायरेक्शन चेंज होगी, और XZ है तो Y की डायरेक्शन चेंज होगी, और दो कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे C2 एक्सिस के लिए। देखिए C2 एक्सिस जनरली हम Z डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं कि ये इससे कोलिनियर है, इससे अलाइन करती है, और X और Y डायरेक्शन से नहीं। लेकिन अगर आपको स्पेशल मेंशन किया जाए कि C2 एक्सिस X डायरेक्शन में है, तब आपको डिफरेंट टाइप से मैट्रिक्स लिखनी होगी। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए क्या कर रहे हैं, इसको Z डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। तो जब ये Z डायरेक्शन में इस तरह से आपके पास एक्सिस है, और आपने इसको C2 के केस में थीटा होता है 180, आप इसको जब 180 से रोटेशन देंगे तो जो X एक्सिस इधर थी ये रोटेट होके कहाँ आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी, मीन्स -x में आ जाएगी। और जो Y डायरेक्शन फ्रंट साइड पे थी ये रोटेट होके क्या चली जाएगी, बैक साइड पे चली जाएगी। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं कि X -x हो जाएगा और y -y हो जाएगा, और z विल रिमेन सेम। तो हमने लिखा -1 किसके लिए, x के लिए, क्योंकि x की डायरेक्शन चेंज हो गई, और फिर y के लिए हमने इधर क्या लिखा, -1 क्योंकि y फ्रंट साइड से बैक साइड में चला गया, तो ये -1, बाकी हमने 0 0 लिखा, और z विल रिमेन सेम, तो z के लिए हमने लिख दिया 1। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है, इसकी -1 1। और इसका अगर हमें कैरेक्टर फाइंड आउट करना हो तो कैरेक्टर क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल इस तरह से, तो -1 -1 +1, तो ये आपका होने वाला है कैरेक्टर ऑफ C2 इन Z डायरेक्शन। अगर है तो ये होगा -1। लेकिन आप सोच के देखो, अगर ये X डायरेक्शन में होती एक्सिस, तो हम अब इसको रोटेट करते तो Z अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता, Z प्लस से किस में जाता, माइनस में, और Y प्लस से माइनस में चला जाता। तो यहाँ पे हम Z के लिए क्या लिखते, चेंज कर देते इसको -1, और X के लिए क्या लिख देते, 1 लिख देते। लेकिन सारी प्रिंसिपल एक्सिस C2 एक्सिस नहीं होती, समटाइम आपको C3 C4 इस तरह से कोई सी भी एक्सिस के लिए आपको मैट्रिक्स लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए C2 के लिए क्या था, थीटा की वैल्यू 180 थी। तो अगर हमें Cn कंसीडर करना है तो हम मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, उसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इजी मेथड है इसका। आप लिख सकते हैं cos थीटा sin थीटा एंड 0, और फिर y डायरेक्शन में आप लिखेंगे sin थीटा cos थीटा एंड 0, और नीचे 0 0 एंड 1, क्योंकि हम इस एक्सिस को भी किस पे मान के चल रहे हैं, Z एक्सिस पे, कि चाहे वो C3 है या C4 है, हमने उसको Z से अलाइन किया है, मीन्स उसको हमने Z डायरेक्शन में कंसीडर किया है, इसीलिए हमने इसकी जगह 1 लिखा है। तो अब देखो इस केस में क्या होने वाला है, इसका करेक्टर cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, तो इसका करेक्टर होगा 2 cos थीटा 1। cos थीटा प्लस cos थीटा मीन्स 2 cos थीटा प्लस 1।
तो अब हम इसको देखते हैं, क्या ये फॉर्मूला C2 के लिए बिल्कुल सही है? यस, बिल्कुल सही है। कैसे कि जब आप यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे 180, और यहाँ पे भी cos थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे 180, और cos 180 और कितना होता है -1, तो आप यहाँ लिखेंगे -1। फिर यहाँ पे भी cos 180 कितना है -1, तो 1, तो -1, तो ये आपका हो जाएगा टेबल किसके लिए? C2 के लिए। लेकिन व्हाट अबाउट फॉर C3? अगर आपको C3 के लिए लिखना है तो C3 में आप जानते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा होगा cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1/2, और इधर भी क्या लिखेंगे? -1/2। और साइन की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहाँ पे होगा -√3/2, और इधर हो जाएगा √3/2। तो लेकिन हमें उसकी वैल्यू को यहाँ जोड़ना ही नहीं है, फॉर्मूले में हमें किसको जोड़ना है? केवल डायगोनल की वैल्यूज को जोड़ना है। तो आपके पास जो इसका कैरेक्टर आएगा अगेन क्या आने वाला है? माइनस, ये देखो -½ कितना हो जाएगा? -1, और ये 1, तो इसका कैरेक्टर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, अगर आपने मैट्रिक्स लिखना है किसके लिए? आपने लिखना है C4 के लिए। C4 के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 360 डिवाइड बाई 4 मीन्स 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के लिए आप cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे। 90 के लिए cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे भी cos थीटा है। लेकिन sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1, तो यहाँ आपके पास आने वाला है 1, और क्योंकि यहाँ पे माइनस sin थीटा होता है तो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं -1। तो ये आपकी मैट्रिक्स टेबल बन जाती है किसके लिए? C4 के लिए। अब इसका कैरेक्टर कितना आएगा? अगर आप डायगोनल को जोड़ेंगे तो डायगोनल को जोड़ने पर आपको मिलने वाला है C4 के लिए टोटल 1, क्योंकि हमें CN और SN एक्सिस के करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमें cos थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम थीटा की वैल्यू को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू को, कि जैसे ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 60 डिग्री भी हो सकती है, और 90 डिग्री भी हो सकती है। तो पहले आप इसके लिए क्या करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखने के बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे सबको 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद आप इसका रूट ले लेंगे। तो रूट लेने से आप क्या देखते हैं? 0 डिवाइड बाई 4 का रूट हो जाएगा 0, ये आपकी होगी साइन थीटा की वैल्यू, और 1/4 का रूट होगा 1/2, और 2/4 का होगा 1/√2, √3/4 होगा √3/2, और इसकी वैल्यू होगी 1। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब इसको इनवर्स कर दीजिए, ये बिल्कुल उल्टा ऑर्डर में लिख दीजिए इसको। यहाँ होगा 1, यहाँ होगा √3/2, और ये 1/√2, 1/2 इधर, और 0 की वैल्यू इधर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आप CN और SN एक्सिस के कैरेक्टर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ से वैल्यूज को उस मैट्रिक्स वाली टेबल में रख सकते हैं। We will see matrix representation for SN improper axis। अब इसमें आप जानते हैं जो SN improper axis है, इसके लिए हमें 2 ऑपरेशंस करने होते हैं, CN Z एक्सिस एंड सिग्मा XY, मीन्स इसके परपेंडिकुलर प्लेन से हमें रिफ्लेक्शन का भी ऑपरेशन देना होता है। तो अब हम इसकी मैट्रिक्स टेबल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की मैट्रिक्स टेबल लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम CN Z ऑपरेशन के लिए अगर मैट्रिक्स टेबल लिखते हैं, जो हमने अभी अभी लास्ट स्लाइड में देखा है कि वो आती है cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, ये अभी हमने अपनी लास्ट उसमें देखा है। नेक्स्ट हमने सिग्मा XY के लिए उससे भी पहले अभी देखा कि XY की जो और डायरेक्शन है वो सेम रहेगी x और y की, लेकिन z की डायरेक्शन जो है वो इनवर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलती है?
एन की मैट्रिक्स टेबल मिलती है और वो हमारी इस तरह से होती है जो कि बिल्कुल सी एन के जैसे है। सिर्फ फर्क क्या है कि इस 1 की जगह जेड एक्सिस पे हमें मिलता है -1 और देखा जाए तो क्या होता है कि सी एन तो होगा ही होगा, लेकिन जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में इन्वर्जन जो रिफ्लेक्शन है वो और हो जाएगा कि आपने एक्सिस से रोटेट किया एसएन के लिए सीएन से, तो सीएन वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में आप क्या करते हो, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे आप रिफ्लेक्शन और देते हो। तो जो ये जेड डायरेक्शन थी ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आता है, -1 आता है। लेकिन क्या हम इन दोनों के प्रोडक्ट को एक्चुअली डिराइव करके या इनको मल्टीप्लाई करके हम ये इस टेबल तक आ सकते हैं? बिल्कुल हम आ सकते हैं। आप इसको एज सच याद ना रखकर आप क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव करने का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू कॉलम, फिर उसको प्लस 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 करके क्या बना दो, कॉलम बना दो। कैसे कि ये आपकी फर्स्ट रो है 1 0 0, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूसरी टेबल के फर्स्ट कॉलम से, मीन्स कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और 0 से। देखिए क्या होता है, ये आपने कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया कॉस थीटा, फिर आपने साइन थीटा कॉस थीटा को 1 0 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया तो कॉस थीटा, 0 से किया तो 0 और फिर अगेन 0 से किया तो 0। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलने वाला है। तो इसलिए हमने फर्स्ट प्लेस पे क्या लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस साइन थीटा को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब आप माइनस साइन थीटा को करते हैं तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, 0 से करेंगे तो 0 और फिर 0 से करेंगे तो 0 और इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। फिर आप इसी रो को 0 से करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0। अब आपने क्या किया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से किया। जब सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम से किया तो पहले आप साइन थीटा को करेंगे, साइन थीटा को 0 से करेंगे तो 0, फिर आप साइन थीटा को 1 से करेंगे तो साइन थीटा और फिर साइन थीटा को 0 से करेंगे तो 0। तो यानी कि 2 बार 0 और 1 बार साइन थीटा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे साइन थीटा। फिर आपने कॉस थीटा को इसी तरह से 0 1 0 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और जब आप 0 को इससे थर्ड रो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 -1, तो ये 0 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को, ये जो थर्ड रो है इसको हम पहले, ये थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम से करेंगे। तो ये थर्ड रो है 0 0 -1 और इस 0 0 1, तो पहले हम 0 को करेंगे इससे, तो 0 से करेंगे 0 को तो 0, फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 और 0 को -1 से करेंगे तो 0, तो आपके पास आ गया 0। फिर हम क्या करेंगे, इस 0 को इन तीनों से करेंगे तब भी आपके पास 0 आएगा। लेकिन जैसे ही आप इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, तो आपको ये वाली टेबल में यहाँ -1 मिलता है। और अगर आप इसके कैरेक्टर को देखना चाहें तो इसका कैरेक्टर जो है साइन एस एन जेड एक्सिस का, वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड एट डायगोनल। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा -1, cos थीटा प्लस cos थीटा और ये -1, तो 2 cos थीटा -1। और आपने देखा था अभी सी एन एक्सिस के लिए कैरेक्टर क्या आता था, 2 cos थीटा +1 और एस एन एक्सिस के लिए 2 cos थीटा -1। और इसकी मैट्रिक्स में भी सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे आप -1 देखते हैं जबकि सीएन में आपको मिलता है यहाँ पे +1। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि कैरेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, फेस भी बोलते हैं। तो वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, फेस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस एसएन क्या होगा, तो आप ये लिखेंगे। और अगर वो आपसे पूछता है कैरेक्टर ऑफ एसएन एक्सिस क्या होगा, तो भी आप यही की यही लिखेंगे। थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी
n की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे 360 में n से डिवाइड करके थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। और थीटा में भी आपको मेनली कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने कॉस थीटा को ही ऐड करना है। तो इसलिए आप थीटा की वैल्यू को से कॉस थीटा को फाइंड आउट करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कैरेक्टर ऑफ द दैट एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है Sn, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर इन्वर्जन। इन्वर्जन के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इन्वर्जन में किसी भी पॉइंट से जब आप इन्वर्जन का ऑपरेशन लगाते हैं तो जो x होता है वो -x डायरेक्शन में आ जाता है, और जो y है वो -y, और जो z था वो -z में आ जाता है। मीन्स ये इधर की तरफ आ जाएगा -z पे, ये x -x पे, और y आ जाएगा आपका -y पे। और अगर वो -y पे है तो वो y से क्या आ जाएगा +y पे, -x से x और z से z पे। मीन्स उसका इन्वर्ट हो जाता है साइन। तो अब आप देखो इसमें x जो है वो -1 हो गया, और y जो है वो -1, और z को भी हमने देखा तो वो -1 हो गया। और अगर हम इस डायगोनल का क्या करें, सम करें, तो हमें इस टेबल का करेक्टर मिल जाता है। करेक्टर ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल टू -3। और आप चाहें तो इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। एक्चुअली जो एक रो वाली मैट्रिक्स होती है इनको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर कोई मैट्रिक्स खाली एक कॉलम में है, सिर्फ कॉलम में नंबर है, तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 एंड -1। साथ में आप देखिए इसका कैरेक्टर कितना आया, -3। तो अब लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, पांचों एलिमेंट्स के लिए जो कैरेक्टर टेबल है और जो उसके फेस वैल्यू है, यानी कि जो कैरेक्टर वैल्यू है, हम उसको समरी बना के देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए जो रो मैट्रिक्स थी इसकी 1 1 1 था, कैरेक्टर इसका था 3। और CN एक्सिस के लिए मैट्रिक्स था cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, और इसका कैरेक्टर आता था XCN, कितना आता था काई CN 2 cos थीटा +1। और अगर हम XY प्लेन के लिए मैट्रिक्स देखते हैं तो X और Y सेम रहेंगे, Z चेंज होगा, और YZ के लिए देखेंगे तो X चेंज होगा, और ZX के लिए देखेंगे तो Y चेंज होगा। तो यानी कि दो सेम रहेंगे और एक चेंज हो जाएगा। तो सिग्मा XY जो है +1 आएगा, YZ भी कितना आने वाला है, सिग्मा YZ वो भी +1 आएगा, और ZX की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी +1 आएगा। और अगर हम इम्प्रॉपर एक्सिस Sn के लिए देखते हैं तो बिल्कुल Cn की जैसी टेबल होती है, सिर्फ 1 की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे -1 आ जाता है। और इसका जो कैरेक्टर आता है काई Sn, ये आता है 2 cos थीटा -1, क्योंकि इसका आपने निकाला था cos थीटा +1, तो इसका आता है 2 cos थीटा -1। और इन्वर्जन के लिए रो मैट्रिक्स बनती है -1 -1 -1, और इसका कैरेक्टर यानी कि फेस वैल्यू इसकी आती है -3। तो इस तरह से हम सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए, एलिमेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स और उसके कैरेक्टर यानी कि फेस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माई कमेंट section so that I can solve your queries also. Thank you.